नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमानी टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपसे एक बार फिर से राजनीति की ही बातें करने वाली हूं। पिछले कुछ दिनों की बात करूंगी। बातें नेपाल की राजनीति में जो हलचल हुई है या कहें कि जो हो रही है उसे लेकर आज मैं बात करने जा रही हूं। इन दिनों जिन मुद्दों और घटनाओं ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी हैं उनमें से पहली घटना है केपी शर्मा ओली का तीसरी बार एमआलए अध्यक्ष के रूप में आना, जेएनजी के नाम पर लगातार हो रहे आंदोलन, रवि लामिछाने का जेल से बाहर आना, बालेन शाह से उनकी मुलाकात का होना, ओली देवा की बैठक, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की राजशाही को लेकर टिप्पणी और बाबूराम भारत की यात्रा, साथ ही साथ प्रचंड का चुनाव केंद्रित संबोधन प्रमुख है। इतनी सारी बातें आज मैं आप सबके समक्ष करने जा रही हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी केपी शर्मा ओली की। जी हां, एक बार फिर वो तीसरी बार एमआलए के अध्यक्ष बने हैं। पार्टी के भीतर और बाहर यह संदेश साफ है कि एमआलए आज भी ओली को ही अपना सर्वमान्य नेतृत्व मानती है। यहां तक कहा जाने लगा है कि एमआलए से ओली नहीं बल्कि ओली से एमआलए हैं। जी हां, अब कुछ बातें जेएनजी को लेकर। जेएनजी राजनीतिक दलों से तो जनता पहले से ही परेशान थी, अब उसी सूची में जेएनजी का भी नाम शामिल हो गया है। यदि जेएनजी एक संगठित समूह होती तो शायद बात अलग होती। यहां तो कई समूह हैं, कई विचार हैं और कई परस्पर विरोधी मांगे हैं। कोई चुनाव रोकने की बात कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री से समय नहीं मिलने की शिकायत कर रहा है, कोई चुनाव होने की मांग कर रहा है तो कोई खुलेआम धमकियां दे रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि जेएनजी स्वयं यह तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना है, राजनीतिक दल बनना है या आंदोलनकारी समूह ही बने रहना है। सच तो यह है कि आम जनता में अब ये बातें होने लगी हैं कि जेएनजी ने देश को आखिर क्या दिया है। देने से ज्यादा बर्बाद किया है, नुकसान पहुंचाया है देश को। उसकी हर बात नहीं चलेगी। देश की राजनीतिक अवस्था डवाडोल है। ऐसे में एक स्थायी सरकार ही चाहिए जो यहां टिक सके, देश को नई दिशा दे सके। लेकिन बार बार यह धमकी देना, हम आंदोलन करेंगे, हर एक 2-4 दिन में आंदोलन का होना, यह अच्छी बात नहीं है। इससे जेएनजी स्वयं कमजोर बन रहा है। क्या हमारा देश इस अवस्था में है कि यहां बार बार आंदोलन किया जाए और अपनी सारी एनर्जी हम आंदोलन को दें? आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। चुनाव के बिना न प्रतिनिधित्व संभव है, न नीति निर्माण और न ही स्थिर शासन। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हर एक छोटे छोटे काम के लिए हम घर घर जाकर जनता से बात करें, उनकी राय ले, ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव के तहत प्रतिनिधियों को चुना जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को समस्याओं से अवगत कराती है, सुझाव सलाह देती है कि कैसे क्या किया जाए ताकि गांव, शहर और देश का विकास हो सके। जनता के प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को, उनसे हुई बातों को संसद तक पहुंचाते हैं। वहां बहस होती है, लंबे बहस के बाद मसौदे तैयार किए जाते हैं, समस्या को सुलझाने के लिए नीति निर्माण किए जाते हैं और यह तभी संभव होता है जबकि चुनाव हो और आपके प्रतिनिधि संसद तक पहुंचे। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी हुई है। चुनाव के माध्यम से जनता का प्रतिनिधि निर्धारित करता है कि शासन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चुनाव एक व्यवस्था है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो
तो उन्हें बदल भी दे। चुनाव का महत्व जेन जी भी समझते हैं, जानते हैं, फिर भी ये बार बार धमकी देते हैं। ये धमकी आप क्यों दे रहे हैं कि हम चुनाव नहीं होने देंगे? तो क्या देश में हमेशा आंदोलन ही होते रहेंगे? आप देख रहे हैं बांग्लादेश की अवस्था, वहां की जनता, वहां के जेन जी ने देश को किस हाल में पहुंचा दिया है। संवैधानिक शून्यता कहें, राजनीतिक अनिश्चितता कहें, समाज विखंडित कहें या आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका बांग्लादेश कहें। आप बार बार आंदोलन में जाएंगे, आप बार बार आंदोलन करेंगे तो देश खोखला होता जाएगा। आप एक दिन आंदोलन करते हैं, जैन जी को इस बात के बारे में भी, जो कोई भी आंदोलन करते हैं उनको ये बात सोचना होगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है कि आप एक दिन आंदोलन करते हैं, उसका हर्जाना हजारों लोग भुगतते हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या सब हो रहा है, मैं इस पे भी आ रही हूँ। और बहुत सी बातें हैं, जैसे कुछ खिचड़ी पक रही है नेपाल की राजनीति में, ठंडी के इस मौसम में कुछ गर्माहट रहे तो राजनीति चले। इस समय की एक बहुत बड़ी घटना ये हुई कि रवि लामिछाने का जेल से बाहर आना हुआ। एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना रही है ये। चितवन में सबसे पहले जब वो जेल से बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने चितवन की जनता को धन्यवाद दिया और फिर आंदोलन में मारे गए युवाओं के परिजनों से मुलाकात की। उनका भावुक होना, आंखों का भर आना और यह कहना कि आपका एक बेटा चला गया है, दूसरा रवि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, जनता को छू गया उनका यह वाक्य। लंबे समय बाद राजनीति में मानवीय संवेदना का ऐसा दृश्य देखने को मिला। उसी दिन मध्य रात में बालेन से उनकी मुलाकात हुई, कुछ समझौते भी हुए दोनों के बीच में। वैसे उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आई कि समझौता अनुसार इस बार के चुनाव में बालेन को भावी प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन किया जाएगा और दूसरे चुनाव में रवि को। इसके कुछ देर बाद रवि ने इस बात का खंडन किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। जब लामिछाने से पूछा गया कि क्या बालेन को प्रधानमंत्री बनाने पर कोई समझौता हुआ है, तो उन्होंने कहा, अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, हमें पहले एक दूसरे को समझना होगा। लामिछाने ने यह भी जानकारी दी मीडिया को कि हम दूसरों से भी बात कर रहे हैं, हम सुदन गुरुंग जी और कुलमान जी से भी बात कर रहे हैं। रासपा यह काम करेगी, यह रासपा की जिम्मेदारी है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का एक मीडिया में अंतर्वार्ता में यह कहना कि देश की अगर यही अवस्था रही तो राजा का आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत सुर्खियों में रही उनकी यह टिप्पणी। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के बारे में एक टिप्पणी की थी। देश में अस्थिरता बनी रही, अगर पार्टियां नेतृत्व नहीं कर सकती तो किसी और को तो करना ही पड़ेगा। नेपाल में पूर्व राजाशाही कई सत्ता केंद्रों में से एक है। यदि देश इसी तरह अस्थिर स्थिति में रहता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राजशाही की वापसी नहीं हो सकती है। कितनी खिचड़ी एक साथ पक रही है नेपाल की राजनीति में, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और खिचड़ी पक रही है नेपाली कांग्रेस और एमाले के बीच। जी हाँ, इसी बीच नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा और एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बीच मुलाकात हुई। यह मुलाकात महाराजगंज स्थित देउवा के आवास पर हुई। एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल और देउवा की पत्नी आरजू राणा देउवा भी बैठक में शामिल थीं। कहा गया कि समकालीन राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा की गई। इसी तरह संसद के मुद्दे पर भी कुछ बातचीत हुई। ये पहली बार दोनों की मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी ओली अपनी पत्नी राधिका साके के साथ देवा से मिलने गए थे। इसी तरह बाबूराम एक और चर्चा का विषय कि बाबूराम भट्टराई अभी भारत भ्रमण में है। जेएनजी आंदोलन के बाद प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना के बाद यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक भ्रमण है। वहीं प्रचंड पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि चुनाव स्थगित की गई या उसकी कोशिश की गई
तो वे चुप नहीं बैठेंगे। शनिवार को काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजित एक एकता संदेश रैली में प्रचंड ने कहा कि नेकपा शुरू से ही चुनावों के पक्ष में रही है और पूर्व से पश्चिम तक संदेश रैलियों में इसके लिए अपील कर रही है। साथ ही सरकार से चुनावों को स्थगित नहीं करने का आग्रह भी करती आ रही है। यह जो बार बार अफवाह फैलाई जा रही है कि चुनाव नहीं भी हो सकता है या इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि ऐसा हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी कुछ न कुछ तो चल रहा है। ये चुनाव के पक्ष में है या फिर विपक्ष में, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जेएनजी यदि सुशासन चाहती है तो उसे यह समझना होगा कि इसके लिए भी एक स्थिर सरकार का और वैध प्रतिनिधित्व जरूरी है। चुनाव से भागा नहीं जा सकता है। मांग यह होनी चाहिए कि चुनाव स्वच्छ, ईमानदार और शांतिपूर्ण हो, न कि यह कि चुनाव ही न हो। अगर यह बात जेएनजी बार बार कह रही है तो ऐसे में सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। चाहे कोई भी खिचड़ी पके, नेपाली जनता तो सही ही लेगी, क्योंकि इन कुछ अरसों में उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। इस लेबल की और स्थिरता को देखा कि वो अब सब कुछ सहज स्वीकार कर लेती है। नेपाली जनता ने क्या नहीं देखा है, चाहे अल्पमत सरकार की बात हो, बहुमत सरकार की बात हो, एकल सरकार की बात हो, संयुक्त सरकार या फिर सर्वदलीय सरकार या फिर संसद बाहर के लोगों के नेतृत्व में बनी सरकार की बात हो। नेपाली जनता सभी को परख चुकी है, लेकिन वो भी अब जान गई है कि सभी सिर्फ अपने और अपने के लिए ही करते हैं। देश और जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। वैसे जनता सह तो सब कुछ लेगी, लेकिन देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ध्यान देने की बात है, अब समय है कि आंदोलन नहीं, समाधान की राजनीति हो, टकराव नहीं, स्थिरता की ओर कदम बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।